गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर का आज लेक्चर देखने वाले हैं और इंग्लिश ग्रामर में दो हमने लेक्चर ले लिया था, ठीक है। एक जो है डेमो क्लास था और एक जो है उसके बारे में कुछ बताए थे। तो यहाँ रिकेप करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना है। एक बार रिकॉल करेंगे, ध्यान से देखना है। तो हमने बताने का प्रयास किया था कि सबसे पहले हम पॉइंट बताने का प्रयास किए थे कि आखिर इंग्लिश जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो आखिर इंग्लिश का डेफिनेशन क्या होगा। तो हमने बताया था कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस दैट इज कॉल्ड इंग्लिश, यानी भाषाओं के माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने बताने का प्रयास किया था कि ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज अल्फाबेट एंड द लार्जेस्ट यूनिट इज ए सेंटेंस, यानी जो सबसे छोटा इकाई होता है इंग्लिश का वो अल्फाबेट होता है एंड द लार्जेस्ट यूनिट इज सेंटेंस, जो सबसे बड़ा इकाई होता है वो सेंटेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद पॉइंट जो हम बताए थे कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन हम रिकॉल कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उसके बाद हमने बताया था कि देयर आर 5 वोवेल्स लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, एंड इंग्लिश अल्फाबेट में जो है टोटल 5 वोवेल्स लेटर्स होते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि जो है देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जो है टोटल 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। ये सब सभी बच्चे को ही मालूम है और सभी को मालूम रहता है, लेकिन हम आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, यानी पूरा जीरो लेवल से हाई लेवल तक ग्रामर डील हो रहा है, तो ये सब समझाना जरूरी है। जो ऐसे ही बच्चे हैं जो गांव देहात में पढ़ते हैं उनको कुछ मालूम नहीं रहता है, लेकिन उन लोगों को भी तो समझाना जरूरी है। जो जान रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उनको समझना जरूरी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट डील किया था कि जो है कि लेटर क्या होता है। हमने लेटर के बारे में बताया था, लेटर के बारे में बताया था कि लेटर इज अ सिंबल ऑफ साउंड दैट इज कॉल्ड लेटर। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था उसमें हमने बताने का प्रयास किया था वर्ड, तो बताए थे कि ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अ कंप्लीट ए मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, यानी वर्ड जो होता है वो मीनिंग देता है, ठीक है। वर्ड जो है क्या देता है, मीनिंग देता है। और सेंटेंस का हमने डेफिनेशन दिया था कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट अ सेंस इन सेंटेंस, यानी किसी वाक्य का संपूर्ण यहाँ सेंस बताता है। वर्ड जो है बाबू वो मीनिंग को बतलाता है, बट सेंटेंस जो है पूरे वाक्य का सेंस देता है, यानी पूरे वाक्य का सेंस बता देगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बताने का प्रयास किए थे बाबू सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने बताया था कि ए सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी किसी भी कार्य को करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट में अगर कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। ये जो है पहला लेक्चर जो हमारा हुआ था लेक्चर नंबर 2, इसमें सारा हमने एक्सप्लेन किया है, हम यहाँ रिकैप कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है। उसके बाद हमने बताने का प्रयास किया था कि प्रायः ध्यान रहे कि किसी वाक्य में हु मिस होता है कौन से प्रश्न करने पर जो मेरा प्राप्त उत्तर मिलता है वो वाक्य क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये सारे हम लिखवा चुके हैं, एक बार रिकैप कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। उसके बाद हमने बताने का प्रयास किया था कि जो है वर्ब क्या होता है, वर्ब के बारे में बताए थे कि ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब, यानी वर्ब यानी सब्जेक्ट की अवस्था या सब्जेक्ट के कार्य को बताने वाले को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। और नोट में हमने लिखवाया था कि ध्यान रहे कि हिंदी का वह शब्द जिसका अंत ना से होता है उसे क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है और उसका अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट उसके आगे हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आप समझ ही गए हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ध्यान देना है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट, ध्यान देना है ऑब्जेक्ट। तो आखिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने सब्जेक्ट को जान लिया था, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब को जाना था और उसके बाद जो है आज हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट को, ध्यान देना है। तो इसका डेफिनेशन पहले लिखते हैं तब समझाएंगे आप लोगों को। एन ऑब्जेक्ट
इज ए पर्सन और थिंग्स affected by the work of subject that is called an object. यानी कहने का मतलब है यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग्स, यानी ऑब्जेक्ट जो है बाबू आपका पर्सन भी हो सकता है या थिंग्स भी हो सकता है। अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा क्या होगा, अफेक्टेड मींस होता है प्रभावित करना, जो किसके द्वारा प्रभावित होगा, सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित होगा। और सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित होने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, या तो पर्सन होगा या व्यक्ति होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे यहाँ ध्यान देना है, एक पॉइंट हम और लिखवाते हैं, ध्यान देना है। जैसे यहाँ ध्यान देना है, जैसे नोट में हम लिखवाते हैं, नोट हिंदी में लिखेंगे, ध्यान रहे कि व्हाट तथा whom से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। अब समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के फॉर्म में कि राम किल्ड रावण। यहां अगर हम आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पे अभी जो है ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ बाबू अभी ऑब्जेक्ट पर्सन है, तो हमने डेफिनेशन लिखवाया था कि एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग्स, यानी ऑब्जेक्ट जो है पर्सन भी हो सकता है और थिंग्स भी हो सकता है। पर्सन, अभी यहाँ पे ये पर्सन है, ध्यान दीजिएगा, रावण, यानी अभी यहाँ क्या है, पर्सन है। एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग्स, यहाँ पर्सन है। अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के कार्य के द्वारा प्रभावित होगा, वही वाक्य मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम किल्ड रावण, यानी राम ने जान से मारा किसको, रावण को, ताकि राम के द्वारा प्रभावित होने वाला कौन व्यक्ति है, तो रावण है। यानी इसका मतलब ये है जो प्रभावित होता है वही वाक्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। याद रहेगा। जैसे यहाँ नोट में हमने लिखवाया है कि ध्यान रहे कि वाट मिस होता है क्या, अहूम मिस होता है किसको, किससे प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर वाक्य क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ कह रहा है कि राम किल्ड रावण, यानी राम ने रावण को मारा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखे कि whom did राम किल, हम आपसे प्रश्न करते हैं। यहाँ कह रहा है कि राम ने रावण को मारा, लेकिन यहाँ कह रहा है whom did राम किल, यानी राम ने किसको मारा, इससे प्रश्न हमारा मिल रहा है, किसको मारा जी, तो इसका मतलब है कि रावण को मारा। यानी इसीलिए हम जो है इसमें लिखवाए हैं कि ध्यान रहे कि वाट अथवा हुम से प्रश्न करने पर जो मेरा उत्तर मिलेगा वो वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग इसको नोट करिए, कलम कॉपी लेके बैठिए और कह दिए अगर आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको नोट कीजिए और इसको उतारिए, मिटाते हैं इसको। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। अब ये सब की पॉइंट चल रहा है, ये आपको जानना चाहिए। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे भी समझ में नहीं आएगा। यानी जैसे हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं ना, एक स्टेप के बाद एक स्टेप, उसी तरह से इंग्लिश भी है, उसको भी उसी तरह पढ़ा जाता है, स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान देना है, जो साफ नहीं पढ़े हैं इंग्लिश के बारे में, कुछ नहीं जानते हैं, उनको भी समझ में आएगा। केयरफुली हो कि यहाँ देखना है। अब उसके बाद में एक पॉइंट रह गया हम लोग का, लैंग्वेज।
इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ए लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ communication. A language is a source of communication that is called language. कह रहा है कि a language is a source of communication. आप जानते हैं बाबू, सोर्स मीन्स क्या होता है, माध्यम। अब कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार, यानी संचार के माध्यम को ही हम लोग क्या कहेंगे, भाषा बोलेंगे। लैंग्वेज कहेंगे क्या होता है, भाषा। याद रहना चाहिए। ये इसलिए लिखा है कि हमको जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सारी चीज के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, सारे का डेफिनेशन ही मालूम होनी चाहिए। मे भी अगर कोई पूछ दे तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि लैंग्वेज का अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो बता सकते हैं कि लैंग्वेज इज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार और सोर्स मीन्स होता है माध्यम, यानी संचार के माध्यम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे। अब संचार कैसा भी हो सकता है, उसका माध्यम कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वाकई में, जो हम लोग को 8 पिलर पढ़ना है। पहले ही डेमो क्लास में हमने बताने का प्रयास किया था कि जो है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार के होते हैं। यहां से हम लोग का इंग्लिश अब स्टार्ट होता है, ध्यान देना है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच in English grammar। यानी कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश ग्रामर में जो है टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसको हम उस समय बताए थे कि पिलर 8 ही पिलर पढ़ना है। यानी जो ये 8 पिलर पढ़ लिया उसको किसी भी एग्जाम में कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं होगी, और कोई भी क्वेश्चन में उसको कोई बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, या यूपीएससी का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का पेपर हो, चाहे सीपीयूएसआई का पेपर हो, यानी कोई भी पेपर हो। जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं इसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं ग्रामेटिकली टर्म, तो उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस यहाँ ध्यान दीजिएगा, वही हम लोग का 8 पिलर पढ़ना है। तो पहला जो है यहाँ ध्यान देना है, पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं नाउन बाबू। दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। तीसरा इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। चौथा वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठा प्रीपोजिशन। सातवां कंजंक्शन और आठवां जो है पिलर, इसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। यानी यही हम लोग का पिलर है। अब जो है हम लोग का यहाँ से ये जितने हैं बीवीआई है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है, और इसको एक एक करके हम लोग बहुत डीपली वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे भी। आप सिर्फ इस चैनल पे बने रहिए और देखिए। इसके पहले वाला जो था वो बेसिक था, जो एकदम 0 लेवल से है, जिसको एबीसीडी नहीं आता है, अभी जस्ट सीख रहा है, वो भी यहाँ पढ़ सकता है, घबराना नहीं है, यह ध्यान से देखना है। और यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसी को हम लोग को सीखना है। जो स्टूडेंट यहाँ तक पूरे पिलर, ये 8 का 8 पिलर अगर अच्छे से सीख गया तो कोई भी क्वेश्चन में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इसको पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको मिटाते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाउन से। अब हम लोग का फर्स्ट पिलर जो है वो नाउन है, और नाउन से हम लोग डील करेंगे। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, केयरफुली होकर देखना है। नाउन
ध्यान देना है। नाउन जो है, ध्यान देना है, नाउन नाउन नेम वर्ड से मिलके बना है। किसे बाबू? नेम। नेम को हम लोग कहते हैं लैटिन वर्ड। क्या? ये लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। नाउन जो है नेम वर्ड से मिलके बना है। नेम को हम लोग लैटिन वर्ड में बोलते हैं नेम, और इसका मतलब होता है क्या? नाम। क्या हिंदी में हम लोग बोलते हैं? नाम। यानी कोई अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछे तो बता देना है कि नाउन जो है नेम वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नाम। और जो ये नेम है ये लैटिन वर्ड है। हम लोग नेम तो बहुत लिखते हैं अपना नाम, तब अपना नाम शुरू करते हैं, लेकिन ये हम लोग को मालूम नहीं रहता है कि वो जो नेम लिख रहे हैं आखिर वो कहाँ से उसको लिया गया है। तो उसको जो हम लोग लिए हैं वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। किस तरह से हम लोग कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो लिखा रहता है ये ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, तो ये वही ये नेम जो हम लिखे हैं वो लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है, और जिसका मतलब क्या होता है? नाम। लेकिन अगर डेफिनेशन इसका दिया जाए तो एक चीज हमेशा याद रखना है, डेफिनेशन जितना छोटा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली छोटा रहे बस वही याद कर लीजिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि हमको नाउन को पहचानना है, सीखना है। तो एकदम नॉर्मल डेफिनेशन लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान देना है। तो हम नाउन का अगर डेफिनेशन दें तो क्या ध्यान देना है कि ए नाउन, फर्स्ट डेफिनेशन, ए नाउन इज द नेम ऑफ anything that is called noun। एक और डेफिनेशन देते हैं कि a noun is a naming word that is called noun। जैसे एग्जाम्पल, राम, मोहन, सोहन, पटना, दिल्ली, डॉट 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 etc। ध्यान समझिएगा, हमने क्या बताने का प्रयास किया आपको हम पहले ही बोले कि डेफिनेशन एकदम छोटा छोटा याद रखना है, लेकिन हाँ कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि आखिर नाउन होता क्या है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मतलब होता है कोई भी, यानी कोई भी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन। इसलिए डेफिनेशन दिया गया कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। हमने एक और डेफिनेशन दिया था कि ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जिसको हम लोग जो नाम हम लोग लेते हैं उसी को हम लोग नाउन बोल देंगे छोटा सा में, कि ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज कॉल्ड नाउन। जिस एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है, सबका नाम है। अगर नाम है तो वो नाउन है, याद रहेगा ना। तो यहाँ ध्यान देना है। तो जैसे राम, राम नाम है, मोहन क्या है? नाम है। ये सब क्या है? नाम है। पटना जो है कोई प्लेस का नाम है, दिल्ली भी कोई प्लेस का नाम है। यानी इसीलिए इसका डेफिनेशन दिया गया कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। कोई डाउट? समझ आया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। नेक्स्ट इसके आगे पॉइंट बताते हैं, ध्यान देना है। तो ये तो हुआ नाउन, हम लोग नाउन को जानने का प्रयास किए, ठीक है। न समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए, उसको फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, कमेंट डालिएगा तभी हमको समझ में आएगा कि हाँ आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। या ध्यान देना है। अब जो हम सीखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसी में कि इफ नाउन इज divided on the basis of
on the basis of its caste found into 5 forms. कह रहा है कि इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म, अगर नाउन को हम लोग जाति के आधार पर बांटिएगा तो उसको हम लोग 5 प्रकार से बांटते हैं। किस में बांटना है हम लोग को? जाति के आधार पर। तो जाति के आधार पर अगर इसको बांटिएगा तो ये 5 प्रकार से बटेगा, जिसका हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। यहाँ ध्यान देना है, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद रहेगा। जैसे पकमा, PCCMA, पकमा। ये पकमा जो है पश्चिम बंगाल में एक गांव का नाम है। क्या? पश्चिम बंगाल में गांव का नाम है पकमा। ये आखिर हम इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट कर जाए, गांव का नाम जल्दी याद हो जाता है माइंड में, इसलिए इसको शॉर्ट ट्रिक देने के लिए हम लोग पकमा नाम दिए हैं। तो याद रखिएगा कि अगर नाउन को जाति के आधार पर बांटिएगा तो 5 प्रकार से बढ़ता है, जिसको हम लोग पकमा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे P फॉर, अगर हम पूछे कि बताइए P फॉर क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। C फॉर क्या होगा? तो कलेक्टिव नाउन, सिस्टम से एकदम कलेक्टिव नाउन। और एक और C है, इसको हम लोग बोलेंगे, सॉरी यहाँ कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, कॉमन नाउन होगा। पहले कॉमन नाउन लिखिए, यानी ये है आपका कॉमन नाउन। अनदर जो है कलेक्टिव नाउन होगा। और M फॉर मेटेरियल नाउन होगा। और A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो ट्रिक जो याद रखेगा ना वो कभी भूलेगा नहीं, इसलिए ट्रिक दिया गया है। तो हमने बताया आपको कि इफ नाउन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट फाउंड इनटू 5 फॉर्म्स, वो 5 फॉर्म वही है कौन? तो वही है पकमा। ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, पकमा। P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मेटेरियल नाउन और A फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब रहा सवाल यहाँ ये कि आखिर ये सब होता क्या है, इसका हम एक ओवरव्यू आपको देना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये पकमा के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, इसको निगेटिव सेंस में नहीं लेना है, मान लीजिए कि कोई सिगरेट का डब्बा है, तो एक बात बताइएगा, उस सिगरेट का डब्बा जो आप देखते हैं तो बहुत प्रकार का सिगरेट है, ठीक है, लेकिन उस सिगरेट के डब्बे पर एक बोल्ड लेटर में नाम लिखा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर गोल्ड फ्लेक है तो उस पर बोल्ड लेटर में लिखा रहता है गोल्ड फ्लेक। तो जो वो कंपनी नाम रखी है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसका प्रॉपर नेम है। क्या है? प्रॉपर नेम है, तो वो हुआ प्रॉपर नाउन। समझ गए? यानी जो भी कंपनी जो उस गोल्ड फ्लेक का जो नाम लिखा है, सिगरेट के डब्बे पर जो नाम लिखा है गोल्ड लेटर में, वो हमारा हुआ जो है क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। लेकिन अब आइए 2 नंबर में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कॉमन नाउन। एक बात बताइए, उस सिगरेट के डब्बे में से कोई लड़का एक सिगरेट निकालता है और गांव में पीते हुए जा रहा है। अगर दूर से कोई इंसान अगर उसको देखेगा तो वो थोड़ी देखने के लिए जा रहा है कि ये कौन सा सिगरेट, कौन ब्रांड का सिगरेट पी रहा है। वो तो सिर्फ यही कहेगा कि वो व्यक्ति कैसा इंसान है कि जो इस गांव से सिगरेट पीते हुए जा रहा है। तो इसका एक कॉमन नाम दिया। वो क्या? वो ये नहीं जान रहा है कि आखिर ये किस कंपनी या किस ब्रांड का वो सिगरेट पी रहा है, लेकिन ये जरूर कहेगा कि वो सिगरेट पीते हुए जा रहा है। यानी जो सिगरेट नाम हुआ वो हमारा कॉमन नाउन हुआ। क्या हुआ? कॉमन नाउन। यानी दूसरा नंबर हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी प्रॉपर नाउन भी समझ गए, जो नाम बोल्ड लेटर में लिखा हुआ रहता है सिगरेट के डब्बे पर वो हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। और जो
सिगरेट पीते हुए जा रहा है, या कोई व्यक्ति अगर कह रहा है कि वो सिगरेट पी रहा है, यानी वो सिगरेट का कॉमन नाम क्या है? सिगरेट, यानी वो कॉमन नाउन हुआ। अब आइए करेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई सिगरेट का अगर डब्बा बिकता होगा तो उसके अंदर में क्या होगा? कलेक्शन में होगा, समूह में होगा। ऐसा तो नहीं है कोई डब्बा में एक ही सिगरेट रख के बेचा जाता, ऐसा तो है नहीं। अगर वो समूह में है, कलेक्शन में है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। एक समूह में रहे, कलेक्टिव नाउन होगा। तो हम ये भी समझ गए कि ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं मटेरियल नाउन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, उस सिगरेट का डब्बा है, उसमें से एक सिगरेट निकाले, उसके अंदर में से क्या करते हैं, उसका जितना भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है झाड़ देते हैं हाथ में। यानी जो झाड़ा गया उस सिगरेट, एक सिगरेट के डब्बे में से जो छोटे छोटे बारीक बारीक जो पार्टिकल गिरे, क्या उसको आप गिन पाइएगा? नहीं गिना पाएगा। बहुत बारीक बारीक उसमें पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। तो उसको हम लोग जब नहीं गिन पाएंगे तो हमारा क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। क्या होगा बाबू? मटेरियल नाउन होगा, याद रखना है। और जो अंतिम में आप देख रहे हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके बारे में अगर हम समझाने का प्रयास करें आपको, तो क्या होगा? उस सिगरेट के डब्बा में से कोई व्यक्ति क्या करता है, उसमें से निकालता है सिगरेट को, और सिगरेट को निकालने के बाद धराता है उसमें माचिस, और माचिस को धराने के बाद पीते हुए, यानी धुआं को आसमान में छोड़ते हुए, फीलिंग करते हुए, यानी जब सिगरेट पिएगा तो वंस फीलिंग करेगा, अपने आप को महसूस करेगा। तो जो हम लोग वंस फीलिंग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गए? यानी एक सिगरेट पर हमने आपको सब कुछ समझाने का प्रयास किया, एक ही सिगरेट के डब्बे पे। तो जो एक बार और रिकॉल करते हैं, ध्यान समझ लीजिएगा। इसको हम डीपली लिखवाएंगे, किताबी भाषा ही समझाएंगे आपको, और ऐसे गांव में कैसे भाषा चलता है उस गांव के भाषा के रूप में भी हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे 100%। ठीक है, यह ध्यान देना है। जैसे प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन किसको बोलेंगे? जो बोल्ड लेटर में सिगरेट के डब्बे पर जो लिखा रहता है नाम, गोल्ड फ्लेक, सपोज मानिए गोल्ड फ्लेक नाम है, तो वो हुआ उसका प्रॉपर नाम। कॉमन नाउन, अगर आप गांव में रास्ते से गुजर रहे हैं, सिगरेट पीते हुए कोई दूर से व्यक्ति देखेगा आपको, तो आपको यही ना कहेगा कि आप जी सिगरेट पी रहे हैं। तो जो सिगरेट नाम रखा ना, वो हमारा हुआ कॉमन नाउन। और जो कलेक्टिव नाउन है, कोई भी सिगरेट के डब्बे में जो है एक सिंगल सिगरेट नहीं होता है, उसके अंदर में पैक रहता है और वो संख्या में होता है। और जब वो संख्या में होगा तो वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। मटेरियल नाउन के बारे में हमने बताने का प्रयास किया ये कि जब एक सिगरेट के डब्बा में से एक सिगरेट को निकालिएगा और उसके अंदर में जो पार्टिकल भरा हुआ रहता है उसको गिरा दीजिएगा जमीन पर या हाथ पर, और उसको जब गिनिएगा तो आपसे गिनाएगा नहीं, और जब नहीं गिनाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें से एक सिगरेट निकालिए डब्बे में से, और पीने के बाद में जो धुआं उड़ाते हैं हम लोग, वंस फीलिंग करते हैं अपने आप को पीने के बाद, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। तो ये हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट सेशन जो हम लोग का होगा, एकदम डीपली क्लास चलेगा। क्या डीपली चलेगा? ये कि आखिर प्रॉपर नाउन होता क्या है, बुकी नॉलेज प्लस देहाती भाषा में भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। जो गांव देहात के बच्चे रहते हैं उनको भी समझ में आएगा। उसके बाद कॉमन नाउन को पढ़ाएंगे। प्रॉपर नाउन जो हम पढ़ाएंगे, तो प्रॉपर नाउन पढ़ाने के बाद प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन देंगे। आखिर प्रॉपर नाउन होता क्या है, उसके जितनी प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारे आपको पॉइंट को हम डील करेंगे, यानी फैक्ट्स उसका, कि प्रॉपर नाउन का फैक्ट्स क्या क्या हैं। जितने भी फैक्ट्स हैं एक ही जगह हम लोग पढ़ लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अब जो हम लोग का क्लास यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है नाउन से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप अगर ढिलाई करिएगा, ज़्यादा केयरफुली होकर नहीं पढ़िएगा, तो फिर यहाँ से आपका कुछ समझ में नहीं आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। एकदम हम देहाती भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। टोटली इंग्लिश में लिखवाएंगे, हिंदी में समझाएंगे, देहाती भाषा में भी समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप ये कहिए कि सर हमको समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो हम और इसको और भी अपने माइंड लगाएंगे समझाने का, लेकिन आपको बोलना होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर जो होगा ग्रामर का ही होगा, क्योंकि दो दिन हम रखे हैं। ठीक है, 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन इंग्लिश।
तो आपके पास टाइम अच्छा खासा मिल जा रहा है, एकदम रट जाइए कंसेप्ट के साथ, वरना फिर दोबारा आपको मिलने वाला ऐसा कंटेंट नहीं है। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, और मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश का मेरा पढ़ाया हुआ सबका अलग अलग कॉपी बनाइए सुंदर राइटिंग में, और जो 2 दिन का गैप मिल रहा है उसमें उसको रिवीजन कीजिए, बार बार बनाइए। याद रखिएगा, एक मूल मंत्र दे रहे हैं आपको, कोई भी चीज अगर एक टीचर को पकड़ रहे हैं तो उसी को टीचर को पकड़े रहिए और उसी को समझिए। अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, 50 बार पढ़िए, समझ रहे हैं ना, तब आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा। नहीं तो मालूम चला कि 10 दिन पढ़े एक किताब, फिर 10 दिन पढ़े दूसरा किताब, फिर 10 दिन पढ़े तीसरा किताब, मालूम चला कि हो गया दाल भात भुजिया सब एक ही में दही बन गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, और आप इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो नया अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसको जो है शेयर कीजिए व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, सभी बच्चों जो गांव देहात में रह रहे हैं, जिनको ये ऐसा मौका नहीं मिलता है, उनके पास पैसा नहीं है जो कि पढ़ पाए बाहर में जाके, उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट कंटेंट दिया जा रहा है, और A to Z पॉइंट समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपको ना समझ में तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, समझाने का हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।